यूके देवनाथ सर, पहला सवाल आप ही से लेना चाहूंगी। ये जो हम देख रहे हैं ट्रंप को लेकर के कहा जाता है, अब तो प्रदर्शन की स्थिति अगर मैं कहूँ ईरान में इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। मतलब वहाँ पे खामेनेई सत्ता जो है बेशक से दुनिया से कट ऑफ किया हो, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हों, फ़ोन सेवाएं बंद कर दी हों, लेकिन देश पर तो थोड़ी नज़र रख रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन का जो रेट है वो थोड़ा पहले के मुताबिक ठीक हो रहा है। फिर भी अमेरिका की ये नीति क्या कह रही है? वहाँ पे क्यों चाहते हैं, जॉर्डन में 15 या 15 क्यों भेज दिए हैं, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ट्रंप? हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज दुनिया में सबसे उदास नेता कौन है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे उदास नेता है डोनाल्ड ट्रंप। वो बहुत उम्मीद कर रहे थे पिछले 15 दिन से, पिछले एक हफ्ते से, कि ईरान में जो सड़कों पर प्रदर्शन है, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, औरतों और मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, यह इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारी जो ईरान की लोग हैं वो आग लगाते 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 राष्ट्रपति पजेश्किन के घर में घुस जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख है, ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत उम्मीद कर रहे थे कि ईरान की जनता सड़कों पर आ जाएगी और फिर अयातोल्ला खुमानी के पैलेस में घुस जाएगी और उन्हें बाध्य करेगी कि वह ईरान छोड़कर रूस भाग जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत दुखी हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो आगे क्या? आगे एक चीज तो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, 2 दिन से, कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसने पूरी तरह से अब भीड़ को मोरलेस काबू में ले लिया है और सारे प्रदर्शनकारी ज्यादातर अपने अपने घरों में लौट गए हैं। तो अब आगे अमेरिका के लिए क्या ऑल्टरनेट है? ठीक है एक ही यूके देवनाथ ऑल्टरनेट सर, है। ये ऑल्टरनेट का की बात हम करेंगे। एक ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ मैं सोडी सर से, उसके बाद इस पर ब्रीफली मैं चाहती हूँ आप ज़रा लाइट डालिएगा। सोडी सर, मुझे ये समझाइए, एक अभी नेटो को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि नेटो कूड़ेदान में चले जाता अगर वो हस्तक्षेप ना करते, वो उसकी पिक्चर ऐसे डिपिक्ट ना करते। मतलब हर दफ़ा क्रेडिट क्यों चाहिए ट्रंप को? क्रेडिट खाते खाते जंगें करवानी शुरू कर दी उन्होंने। वेनेजुएला में हम देख रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया भैया। अब ये ईरान में भी वही नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सक्सेसफुल कितने होंगे ये बहुत क्वेश्चनेबल है, ये डिबेटेबल है। जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 11 फरवरी 1979 को जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन सफल हुआ, तब से लेके आज तक 6 बड़े प्रदर्शन हुए हैं ईरान में इस कट्टरवादी सरकार के खिलाफ। और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन ये वर्तमान प्रदर्शन है जो 28 दिसंबर को शुरू हुआ और कल ये पूरी तरह कुचल दिया गया है। जैसे चीन में 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर हादसा हुआ, तो उसके बाद चीनी सरकार ने फैसला लिया कि जितने उन्होंने कड़ी प्रतिबंध अपने नागरिकों पे लगाए थे उसमें बहुत ढील देंगे। और तब से लेके आज तक चीन के नागरिकों पे बहुत प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। चीन में ऑलमोस्ट एक नियर फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट बना दी गए नागरिकों के लिए। जब तक वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ना बोले तब तक उन पे कोई ये कार्रवाई नहीं होती है। ईरान भी इस तरह सबक को सीख लेगा और अब वो भी अपनी जो उसकी हैंडलिंग है नागरिकों की उसमें काफी ढील आएगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसा बहुत है, आज उनके पास ताकत आ गई है। और तीसरी बड़ी चीज, वो जानते हैं कि वो तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि अमेरिका का संविधान ये चीज अलाउ नहीं करता है। और इसीलिए वो अपने आप को इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं वो सबसे सफल राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, जो कि होगा नहीं। क्योंकि टेलर स्मिथ ने कहा था कुछ समय पहले कि अगर किसी बाहुबली को रोकना हो तो उसके सामने खड़ा होना जरूरी है। आज चाहे कनाडा हो, हमने देखा मार्क कार्ने की स्पीच कितनी अच्छी थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, या फिर जिस तरह से यूरोपियन देश खड़े हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था वो अब कतई नहीं होगा। सोडी सर, जिस तरीके से आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, आपने कहा कि ट्रंप जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन खामेनेई को भी तो डर सता ही रहा है। खामेनेई कौन सा पीछे है? खामेनेई का बंकर में जाने को लेकर जो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि दोबारा बंकर में चले जाएंगे, ये भी बहुत सरप्राइजिंग है मेरी नज़र में तो। और अली शाह सर, ज़रा इस पर आप लाइट रखिएगा। 2025 जून में वो गए बंकर में,
21 दिन के लिए गए, अब दोबारा ये बात आ रही है कि एक दफ़ा फिर से चले जाएंगे। तो खामेनेई भी अगर डर जाएंगे तो फिर ट्रंप का मुकाबला करेगा कौन? एंड हु विल बी दी लीडर फॉर दिस फाइट अगेंस्ट ट्रंप? मैं ये चाहती हूँ जानना कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है शख्स, सुपर पावर होने के लिहाज से, उस मद्देनजर उसे रोकना भी तो जरूरी है ना। अगर उसे रोकने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, खामेनेई जैसे लोग अगर छिप जाएंगे बंकर में, तो कौन करेगा उन्हें शैडो डाउन? जी ऋतु जी, देखिए कहते हैं ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस। तो यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ दोनों मुल्कों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, ये बयान आ रहा है, आया है कि ईरान ने बोला है, प्रेसिडेंट पेशकिन ने बोला है कि अगर आयतुल्ला अली खुमैनी को छुआ भी तो फिर वो अमेरिका पे हमला बोल देंगे और उसके अंजाम उनको भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से, बल्कि मैं न्यूज नेशन में देखा था, कैटी पैवलिच के साथ इंटरव्यू थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये कैटी पैवलिच को कहते हैं, कैटी पैवलिच बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो हम ईरान का नाम नक्शा से बदल देंगे, हम हटा देंगे बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे को वाइप आउट करने की धमकी में लगे हुए हैं। अब आप बंकर की बात करें तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनुमान लगाया कि इतना प्रेशर लगाएंगे ईरान के ऊपर कि आयतुल्ला खुमैनी रूस भाग जाएंगे, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पर ऊपर भी अलीशा प्रेशर सर, हुआ। ये ट्रंप जो है ना, ये हर दफा दिस पर्सन हैज सम ऑब्सेशन विद टेकिंग क्रेडिट्स। अब देखिए नेटो के लिए बाकायदे ट्वीट लंबा चौड़ा लिख दिया, कह रहे हैं कि अगर नेटो में अगर उन्होंने उस पिक्चर को नहीं डिपिक्ट किया होता तो नेटो कूड़ादान में होता, इट वुड बी इन द गार्बेज। मतलब कुछ भी कह जाना है, कुछ भी कर जाना है। आप सुपर पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको किसी ने आज़ादी इस कदर दे दी कि सुबह उठिए और ट्विटर उठाइए, कुछ भी लिख दीजिए। जी देखिए, ईरान के आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन हैं जनरल अबुल फैजल सेगजारी। जनरल अबुल फैजल सेगजारी ने बोला है कि अगर कुछ भी होता है तो फिर वो हाथ ही नहीं काटेंगे बल्कि उस दुनिया को वहां पर आग लगा देंगे। ये जनरल साहब ने बोला है वहां के। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो आदत है कि वो हर चीज में क्रेडिट लेने को कूदते हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज चाह रहे थे वो, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, ऑप्स न्यूज के टाइम पे भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने बोला कि पिछले कितने 8 महीनों में भाई कितने युद्ध रुका है उन्होंने। तो ये उनकी आदत है, ये बचपना है या क्या बोले, ये इमेच्योरिटी बोले या सठिया गए हैं, क्या जो बोले। उनकी उम्र है और जो उनका तजुर्बा है, एक दफ़ा और भी रह चुके हैं, अब दोबारा आए हैं। अब इस बार किस इरादे से आए हैं समझ में थोड़ा कम आ रहा है। जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं वो चाहते क्या है, करते क्या है। मतलब नीति और करनी में बहुत फ़र्क इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब यूके देवनाथ सर, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी पुरानी बात को। मैंने ओपनिंग कमेंट्स ली, माफ़ी के साथ अब वापस आपके पास आ रही हूँ। जे 15 विमान, जिस तरीके से कहा गया F-15 विमान जो है 15-12 ऐसी संख्या में अगर जॉर्डन में उतारने पड़ रहे हैं अमेरिका को, तो ये माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा क्रूशल, वहाँ पे कुछ पेच अटका होगा। पर ईरान में तो अब स्थिति बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर अगर इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि प्रदर्शन को रोका जाए, फिर यहाँ पे ये अमेरिका इन पिक्चर क्यों आना चाहता है? इतना इंटरवीन करने की वहाँ पर दिलचस्पी क्यों है? रितु जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले शुक्रवार को या आने वाले हफ्तों में या महीनों में फिर से ईरान की जनता एक बार सड़कों पे आ जाएगी। और अमेरिका उस वक्त जानता है कि ईरान की जनता को अंदरूनी भड़कावा देने के लिए तो वहाँ पर बहुत सक्सेसफुली मोसाद ने और CIA ने अपने एजेंट्स को लगा दिया है। देखिए, ईरान के अंदर जो मोसाद और CIA के एजेंट काम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो मोसाद के एजेंट, एक CIA के एजेंट, और एक हैं ईरान के ही लोग जो कि मोसाद के लिए और CIA के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब अंदरूनी भड़काव आने वाले दिनों में फिर से होगा। हजारों लाखों की तादाद में लोग फिर से सड़कों पर आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि उस वक्त एक बाह्य धक्का यानी एक्सटर्नल छोटा सा पुश देने की जरूरत पड़ेगी ताकि ईरान की सत्ता गिर जाए। तो ये पुश आएगा कहाँ से? जाहिर बात है कि सबसे आसान तरीका है कि अमेरिका एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर रहा है उत्तरी अरब सागर में
वहां से वो हमला करेंगे ईरान के ऊपर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका भेज रहा है भूमध्य सागर में, वहां से वो हमला करेंगे ईरान के ऊपर। दियागो ग्राशिया में B-2 बॉम्बर्स की तैनाती है, वहां से B-2 बॉम्बर्स आकर ईरान पर बम फेंकेंगे। और जॉर्डन में जैसे F-15 डिप्लॉय हो रहे हैं, वो भी जॉर्डन से टेक ऑफ करके जाके ईरान पर बम फेंकेंगे। तो जो बाहरी पुश, जो हल्का सा नज देना है ईरान की सत्ता को गिराने के लिए, वो इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन अड़ंगा खड़ा कर दिया है इन देशों ने, सऊदी अरेबिया, कुवैत, अबू धाबी, मैं यूएई। अभी वही डिटेल निकाल रही थी यूके देवनाथ सर, और मैं ये देखना चाह रही थी कि जो सटते हुए देश है, चाहे जैसा मैंने बात जॉर्डन को लेकर के कहा, या जो ईरान की बेसिस के साथ कनेक्ट होते हैं, ईरान के बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, वहाँ पर अमेरिका के साथ ऐसे कई देश हैं जो बहुत अच्छे कंपेनियन कहे जाते हैं अमेरिका के। आप इसे दूसरे टर्म्स में भी ले सकते हैं कि जूते भी चाटते हैं। मैं तो इसे इसी ढंग से लेती हूँ, क्योंकि आज इस सिचुएशन में दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो कि पाकिस्तान की राह पर है। पाकिस्तान भी वही कर रही है चापलूसी, पाकिस्तान की सरकारें भी वही कर रही है, वहाँ के फील्ड मार्शल भी वही कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वो जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो कितना क्रूशल पार्ट प्ले करेंगी इस सिचुएशन में। डेफिनेटली बहुत ही क्रूशल पार्ट प्ले करेंगे। देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं पश्चिम एशिया के और गल्फ स्टेट जो हैं, यहाँ कहीं पे भी ट्रूली डेमोक्रेटिक सरकार तो है नहीं। कहीं पे किंग है, कहीं पे प्रिंस है, कहीं पर अमीर है, कहीं पे शेख है। तो ये इन सब का एक पारिवारिक कंट्रोल है, और इस पारिवारिक कंट्रोल को स्टेबल रखने में अमेरिका पिछले 80 साल से इन परिवारों को मदद कर रहा है। और इन सब रूलिंग इलीट्स या रूलिंग फैमिलीज को गल्फ कंट्रीज में मालूम है कि अगर अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो गिर जाएंगी। अब हो क्या रहा है, देखिए, हो ये रहा है कि पिछले जब से ईरान का ये जलजला चालू हुआ व्हाई है, आर तब दे से इंटरेस्टेड इन जो आम ईरान, आदमी, व्हाई आर दे इंटरेस्टेड इन ईरान, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर वो कॉम्पीट भी करना चाहते हैं तो खुले मैदान में आए, खुले जंग के मैदान में आए और लड़े। फिर दुनिया को दो हिस्सों में बंटने से किसी ने नहीं रोका। आप बट जाइए, अमेरिका के पक्ष से आकर के लड़िए, लेकिन फिर उनको डिप्लोमेसी की जो है वो डर सताता है। सोडी सर, आप ज़रा इस पर लाइट रखिएगा। हम बात करते हैं पाकिस्तान के राह पर। अब पाकिस्तान के पास ना तो ईरान का रास्ता बचा है, ना अमेरिका का रास्ता बचा है, ना उनके पास चीन का रास्ता बचा है। पुतिन तो पहले से ही भाव नहीं दे रहे हैं। अब होगा क्या सर, पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है इस वक्त? ऋतु जी, सबसे पहले मैं मिडल ईस्ट पे कहना चाहूंगा। मिडल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 इस्लामिक देश हैं और 8 नॉन इस्लामिक देश हैं। 21 में से 20 देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। सिर्फ एक देश है मिडल ईस्ट में, ईरान, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यस, के खिलाफ खड़ा है। अब ये जो ईरान एक रीजनल पावर या क्षेत्रीय पावर बन के खड़ा है मिडल ईस्ट में, अमेरिका और इजराइल का पूरा एम है कई दशकों से, स्पेशली 1979 से, कि ईरान की इस कट्टरवादी सरकार को गिराना। और अमेरिका सफल भी हुआ है 1953 में, जब उसने ऑपरेशन अजैक्स नाम के एक ऑपरेशन को चलाया ईरान में, जहां पे ईरान की सत्ता को चेंज कर दिया गया और शाह ऑफ ईरान को लाए, जो पूरी तरह अमेरिका के साथ अलाइन था। सिमिलरली कुछ चीज ऐसी ही कुछ अब अमेरिका प्लान कर रहा है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और तभी पाकिस्तान को ये तीनों महाशक्तियां पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान आर्थिक तौर पे कंगाल हो चुका है, लेकिन तब भी ये तीन महाशक्तियां पाकिस्तान को समर्थन करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों महाशक्तियों के लिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, किताब जरूर पढ़ें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ और ये तथ्यों के साथ बताया है कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान से कभी दूर नहीं जा सकता है। सोडी सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। आपने जैसा कि कहा कि इस्लामिक कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, काफ़ी कंट्रीज है जो मिडिल ईस्ट में हैं, दे आर सपोर्टिंग अमेरिका। अब मेरे साथ अली शाह सर जुड़े हुए हैं। अली शाह सर, अभी जिस तरीके से सर ने बताया, यूके देवनाथ सर ने भी बताया कि जैसे इन्होंने तैनाती तो कर दी है, अब इनको रास्ता कहाँ से मिलेगा अमेरिकन्स को ईरान को काउंटर करने का? पाकिस्तान
तो पहले से ही प्रे है, पाकिस्तान तो ट्रैप में फंसा ही है, वहाँ से मिलेगा। अब दूसरे कंट्रीज़ उनके जो एडजॉइनिंग है, सऊदी अरेबिया हो या जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हो, इराक हो, जो सटते हुए बॉर्डर शेयर कर रहे हों, अब उन कंट्रीज़ का कॉल क्या इसमें लास्ट कॉल साबित होगा, जो ईरान की सिचुएशन को सही करने में या और ज़्यादा ख़राब करने में डिपेंड करेगा? ऋतु जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दरअसल बात ऐसी है, अगर हम बोलें शुरुआत से शुरू करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 रेड लाइन क्लियर ड्रॉ की थी। पहली रेड लाइन थी कि जो किलिंग है पीसफुल प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारी की, उनका खात्मा में कोई उनकी किसी की डेथ ना हो। दूसरा था रिस्क ऑफ मास एग्जीक्यूशंस जो अनरेस्ट के बाद में आते थे। अब ईरान की गवर्नमेंट ने इम्पोज किया इंटरनेट ब्लैकआउट, बिल्कुल, वो जनवरी 8 के बाद से। और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRAN जो बहुत क्रेडिबल माना जाती है, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ा था, वो उन्होंने बताया आंकड़े थे 4519 लोग अब तक मारे गए हैं। 4519 लोग, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। अब शनिवार को खamenei साहब ने ये एक्नॉलेज किया कि ब्लडशेड और खून खराबा हुआ है, लोग मारे गए हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अमेरिका की इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। अब ये जो पहला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ईरान की लीडरशिप का, वो स्केल उन्होंने कैजुअलिटीज पूरे आंकड़े गिनने की कोशिश करी। अब इतने में जो वहाँ के जो पुलिस चीफ हैं, जनरल अहमद रजा रादान, इन्होंने बोला है कि जो सामने आते हैं प्रदर्शनकारी, इन अदर वर्ड सरेंडर, बेसिकली जो खुद सामने आते हैं उन पे सजा कम होगी। लेकिन क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि मोसाद और CIA का इंटरफेरेंस है प्रोटेस्ट के अंदर, तो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब क्या है कि ईरान और अमेरिका के बीच में ऑलमोस्ट युद्ध की स्थिति आ चुकी है, बस ये सस्पेंस बाकी है, नील बाइटिंग मैच की तरह, कि कब ईरान या अमेरिका एक दूसरे पे हमला करेंगे। यहाँ से ईरान चेतावनी दे रहा है और वहां से अमेरिका चेतावनी दे रहा है, और बस वेट एंड वॉच की स्थिति है बल्कि। लेकिन ईरान छोटा सा मुल्क है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि अयतुल्लाह खुमैनी की सरकार, जो कि 40 साल से ऊपर है, वहां पर 1979 से पहले शाह ऑफ ईरान जब थे, तब इनके रिश्ते अमेरिका से बड़े अच्छे थे, मॉडर्नाइजेशन था। फिर कट्टरपंथी की सरकार आई, अयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आई, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि ईरान, आप देखिए, ईरान एक मुल्क ऐसा है जो कि रिच है पेट्रोलियम में, नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन अमेरिका के सैंक्शन इतने लगे हुए हैं कि इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, जिसके खिलाफ बल्कि 2-1 साल पहले भी वहां पे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। अब मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली क्या होगा, जो हिजाब जो है ना, वो आउट हो जाएगा ईरान में, ऐसा मेरा मानना है कि अल्टीमेटली थोड़ी बहुत लीनियंसी आएगी, और अयतुल्लाह खुमैनी की सरकार शायद वहीं पे ही रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब में इतनी हिम्मत ना करें कि ईरान पे हमला कर दें, मगर कट्टरवादी गवर्नमेंट थोड़ी बहुत माइंड से खुलेगी। तो जी अलीशा सर, बिल्कुल आपने राइट डिपिक्ट किया। यूके देवनाथ सर, डिफेंस बजट को अगर ज़रा हम कंपेयर करें ईरान और अमेरिका के, मैं देख रही थी वो डिटेल, रैंक नंबर 1 कम्स फॉर अमेरिका एंड रैंक नंबर 25 कम्स फॉर ईरान। ये अभी का डिटेल जो मुझे मिला है स्ट्रेटेजिक तौर पर, ये अभी मैं निकाल पाई हूँ। मैन पावर में देखेंगे तो आप अमेरिका से थोड़ा सा इसमें नाराज़ रहेंगे, थोड़ा सा आप इससे नाखुश होंगे। मैन पावर में ईरान इज़ फार बेटर। अब एयर पावर देखिए, इसमें अमेरिका इज़ डूइंग बेस्ट। लैंड पावर में, नेवल फोर्सेस में, नेचुरल रिसोर्सेज में, लॉजिस्टिक्स में अमेरिका सबसे नंबर 1 के तौर पर उभरा है। लेकिन ईरान जो है अभी लॉजिस्टिक्स में थोड़ा पीछे है, नेचुरल रिसोर्सेज में पीछे है, नेवल पावर में पीछे है, लैंड पावर में अमेरिका से पीछे है। स्ट्रॉन्ग क्या है ईरान के पास जो काउंटर करेगा अमेरिका को? रितु जी, देखिए, ईरान और अमेरिका की मिलिट्री पावर को कंपेयर करना एकदम उचित नहीं होगा, क्योंकि कंपेरेबल ही नहीं है दोनों। ये तो हाथी और चींटी की कंपैरिजन वाली बात है। लेकिन मोटा मोटी 4 सेंटेंस बोलूंगा। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिकन आर्मी के सामने कहीं नहीं टिकती है। राइट। अमेरिकन आर्मी की जो फायर पावर है, देखिए 6 लाख ट्रुप्स ईरान के पास हैं, लेकिन फौज में हम इस्तेमाल करते हैं कि किसके पास फायर पावर ज़्यादा है। मेरी तरफ मैं अगले 1 मिनट में 1200 गोले फायर कर सकता हूँ,
और मेरा दुश्मन अगले 1 मिनट पे मेरे ऊपर 100 गोले फायर कर सकता है। तो कुछ ऐसा है ओके। कंपैरिजन। अमेरिका की फायर पावर जमीन में बहुत ज्यादा है, ईरानियन आर्मी सामने टिकती नहीं है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनके पास 2000 से ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट्स हैं। इसमें कुछ दम है कि ठीक है, जरूरत पड़ने पर वो एक साथ 200, 300, 400 रॉकेट्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले साल भी किया था। क्या ईरान अमेरिका के सरजमीन पर कोई हमला कर सकता है इन लॉन्ग रेंज रॉकेट से? ऐसा कोई रॉकेट उनके पास है नहीं। हाँ, ईरान ना, ये कर फतेह सकता है है, कि जो ये अमेरिकन सारे बेसिस सर घर गल्फ में में रखने है के लिए, उन पे सजाने के लिए बनाए थोड़ी है ईरान ने। रितु जी, डिटरेंस के लिए देखिए, ऐसा होता है कि एक कमजोर पक्ष जो है वो हमेशा हथियार रखता है, जीतने के लिए नहीं तो कम से कम डिटरेंस की। कमजोर पक्ष के पास जो हथियार है वह इस स्ट्रांग पक्ष को ये दिखाने के लिए रखता है कि हम भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये समझना पड़ेगा कि अगर अमेरिका फुल फ्लेज्ड अटैक करता है, एरियल अटैक ईरान पर, जैसा कि उसने पिछले साल दिखाया, तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब हो गए थे, पूरी तरह से जैम कर दिए थे। तो ईरान के पास अमेरिका से युद्ध लड़ने का कोई आर्गुमेंट ही, मतलब दम नहीं है।